हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आईपीसीसी की 6th असेसमेंट साइकिल की सिंथेसिस रिपोर्ट। अब आईपीसीसी को लेकर क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जा सकता है, वो सब कुछ हम एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उन पे 20% ऑफ चल रहा है until 31st March. So make the most of it by using this code, that is Mission UPSC. In fact, चाहे 2023 के लिए प्रीलिम्स क्रैश हो, सब्जेक्ट वाइज क्रैश हो, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हो, फुल लेंथ टेस्ट हो, या 2024 के मेंटरशिप कोर्सेज जीएस, पीएसआईआर या फिर सोशियोलॉजी, सब पे 20% ऑफ है। एंड आज 2 बजे there is also a session on 50 most important topics for prelims 2023 for environment. environment में से कौन से 50 important topics हैं जो आप किसी भी हाल में prelims के लिए नहीं छोड़ सकते, उसके लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखें। इसका आज पहला पार्ट आ रहा है and the other 2 parts will follow in the weeks to come. अब हम आते हैं आईपीसीसी पे। अब आईपीसीसी को इस्टेब्लिश किया गया था बाय यूएनईपी एंड वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन 1988। 2 ऑर्गेनाइजेशंस डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी ने मिलकर आईपीसीसी को बनाया था इन 1988। इनफैक्ट इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा में है, विच इज़ इन स्विट्जरलैंड, प्रोवाइडेड बाय द डब्ल्यूएमओ ओनली। अब आप ये पूछोगे कि आईपीसीसी करता क्या है। आईपीसीसी जितनी भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रिसर्च हो रही है उनको कंपाइल करके रिपोर्ट्स निकालता है। पहली इसकी असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो 1990 में आई थी और अब तक ये 6 असेसमेंट रिपोर्ट्स निकाल चुका है। जो छठी असेसमेंट रिपोर्ट है या जो छठा असेसमेंट साइकिल है उसका फाइनली मार्च 2023 में सिंथेसिस रिपोर्ट निकला है। सो अभी तक 6 असेसमेंट साइकिल्स कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट 1990 में हुआ था, फिफ्थ 2015 में हुआ था और छठा 2023 में हुआ है। तो हर एक असेसमेंट साइकिल अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8 साल लेता है और ऐसा माना जा रहा है कि जो नेक्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट है वो 2030 तक तो नहीं आ रही। तो ये अपनी रिसर्च नहीं करता, ये जितनी भी रिसर्च क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड दुनिया भर में हो रही है उसको कंपाइल कर देता है। उसको कंपाइल कर देता है फॉर साइंटिस्ट्स, फॉर पॉलिसी मेकर्स, फॉर जनरल पब्लिक। That is what IPCC does and it releases various reports for that. IPCC के लिए ना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानी है कि 2007 में इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि IPCC ना खुद की साइंटिफिक रिसर्च नहीं करता है। इनफैक्ट ये साइंटिस्ट को बोलता है कि आप जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है विद रिगार्ड्स टू क्लाइमेट चेंज उसको स्टडी करो, उसको रिव्यू करो एंड कम अप विद लॉजिकल कंक्लूजन्स, जिनको ये रिपोर्ट्स की फॉर्म में रिलीज करता है। राइट, सो ये खुद की रिसर्च नहीं करता है। दिस कुड बी अ पोटेंशियल प्रीलिम्स स्टेटमेंट। दूसरी चीज़, इसकी जो भी असेसमेंट्स होती है ना, दीज आर पॉलिसी रेलेवेंट बट नॉट पॉलिसी प्रिस्क्रिप्टिव। इसका क्या मतलब है कि ये जो भी असेसमेंट्स दे रहा है वो आपको पॉलिसीज बनाने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये कभी भी आपको प्रिस्क्राइब नहीं करेगा कि ये एक्शंस लो टू स्टॉप द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इट विल नॉट टेल द पॉलिसी मेकर्स व्हाट एक्शंस टू टेक, प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, लेकिन हाँ बता देगा कि अगर हम ऐसा ऐसा करेंगे तो क्लाइमेट चेंज कम हो सकता है। देन इट इज अप टू द पॉलिसी मेकर्स व्हाट टू मेक ऑफ इट। राइट, सो इट इज पॉलिसी रेलिवेंट कि आपकी पॉलिसीज को बनाने में ये हेल्प करती हैं इसकी असेसमेंट्स या असेसमेंट रिपोर्ट्स, बट दे आर नॉट प्रिस्क्रिप्टिव।
अब लाइक आई सेड 6 असेसमेंट रिपोर्ट्स आ चुकी है। 1990 में पहली आई थी, 2015 में 5वीं आई थी, और अभी 2023 की जो सिंथेसिस रिपोर्ट है, जो लास्ट पार्ट होता है एक असेसमेंट साइकिल का, वो मार्च 2023 में इसकी सिंथेसिस रिपोर्ट आई है। और हर एक असेसमेंट रिपोर्ट को 6 से 8 साल लगते हैं, या एक असेसमेंट साइकिल को 6 से 8 साल लगते हैं। अब ये जो IPCC की सिंथेसिस रिपोर्ट आई है, ये है क्या? Now this is a summary of the complete 6 assessment cycle. ठीक है, ये जो सिंथेसिस रिपोर्ट है, दिस इज द कल्मिनेशन ऑफ द 6th असेसमेंट साइकिल। अब 6th असेसमेंट साइकिल के दौरान ना 3 वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट्स आई हैं, ठीक है, और 3 स्पेशल रिपोर्ट्स आई हैं, विच इज एक्चुअली 8500 प्लस पेजेस। उन सबको समराइज किया गया है इन दिस सिंथेसिस रिपोर्ट फॉर पॉलिसी मेकर्स एंड फॉर जनरल पब्लिक इन अ फ्यू पेजेस। और ये वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट्स क्या थी, या जो असेसमेंट रिपोर्ट थी, उसमें वर्किंग ग्रुप 1 ने स्टडी किया था कि क्लाइमेट चेंज का क्या फिजिकल बेसिस है, कि क्यों हो रहा है, ऑल ऑफ दैट। दूसरे में क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, कितनी वनरेबिलिटी है, क्या अडेप्टेशन हमें करना चाहिए और किस लेवल का करना चाहिए, और थर्ड ने मिटिगेशन पे काम किया था। ठीक है, तो 3 वर्किंग ग्रुप्स की 3 रिपोर्ट्स आई थी, विद एवरी वर्किंग ग्रुप वर्किंग ऑन अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। फिर स्पेशल रिपोर्ट्स भी आई थी, ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस, दूसरी लैंड के ऊपर थी, और एक ओशन और क्रायोस्फीयर के ऊपर थी। तो इन सब की समरी बेसिकली सिंथेसिस रिपोर्ट में है। दैट इज व्हाई दिस सिंथेसिस रिपोर्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिसी मेकर्स एंड फॉर द जनरल पब्लिक, बिकॉज इट इज अदरवाइज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट ना, कि आप 8500 पेजेस तो कोई भी रीड नहीं करेगा। ठीक है, सो इसलिए अब इस सिंथेसिस रिपोर्ट के अगर हम टेक अवेज देखें तो वो क्या है? सबसे पहला टेक अवे तो ये है कि जो हमारा ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर है, वो ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो चुका है कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ही होता है। अब इस इंक्रीज की वजह से वी आर विटनेसिंग एक्सट्रीम एंड अनप्रेडिक्टेबल वेदर इवेंट्स, एंड दैट हैज बिकम द नॉर्म। और इसकी वजह से जो वनरेबल पॉपुलेशन है, वो और भी ज़्यादा वनरेबल हो गई है, और भी ज़्यादा ससेप्टेबल हो गई है टू फूड शॉर्टेजेस एंड फूड इनसिक्योरिटी एंड वाटर शॉर्टेजेस। मतलब मैक्सिमम ब्रंट वनरेबल पॉपुलेशन ही फेस कर रही है। उसके बाद अडेप्टेशन हमने करी है, कुछ कंट्रीज ने ज़्यादा करी है, कुछ ने कम करी है, बट अडेप्टेशन के लिए हमने मेजर्स लिए हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज ने क्या किया है, मैल अडेप्टेशन। मैल अडेप्टेशन का क्या मतलब है कि अडेप्टेशन से फायदे तो दूर की बात है, उनकी मैल अडेप्टेशन से द वनरेबल पॉपुलेशन हैज बिकम मोर ससेप्टेबल। तो मैल अडेप्टेशन कुछ सेक्टर्स में और कुछ रीजन्स में देखी गई है, राइट। उसके बाद जो फाइनेंशियल फ्लोज है, ऑब्वियसली दे आर इनसफिशिएंट एंड वी नीड टू अप। वो ये कहते हैं कि कमी नहीं है पैसे की, लेकिन वो डेवलप्ड कंट्रीज को निकालना है पैसा, ताकि अडेप्टेशन पे, मिटिगेशन पे लगाया जा सके। उसके बाद अब ये कहते हैं कि अगर हमें 1.5 डिग्रीज और 2 डिग्री सेल्सियस तक वार्मिंग को लिमिट करना है, जो कि ऑलरेडी 1.1 हो चुकी है, एंड दिस इज द टारगेट ऑफ पेरिस अग्रीमेंट, तो हमें इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल नीचे गिराना होगा। तो अगर हमें 1 तक करना है, तो हमें 2100 तक ऑलमोस्ट 0 कर देना चाहिए। और देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो नीचे आ रहा है। सिमिलरली 2030 में, ठीक है, सो 2 डिग्रीज तक करना है, तो यहाँ पर मतलब बहुत रैपिडली हमें कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है। और अभी हम कहाँ पर है, अभी हम यहाँ पर है। जो अभी पॉलिसीज होती रही, उसमें तो 2100 तक भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतना ही रहेगा, ठीक है। इनफैक्ट ये रिपोर्ट्स ना यही कहती है कि अगर हमने 2030 तक अपनी एमिशंस को कम नहीं किया, इनफैक्ट वो बोलते हैं अपनी एमिशंस को हाफ नहीं किया, तो वी आर लॉकिंग इन 3 डिग्री सेल्सियस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, 3 डिग्री सेल्सियस ऑफ एवरेज टेम्परेचर राइज। इसको कहा जाता है कमिटेड वार्मिंग। सो उसके बाद चलो 1.5 डिग्रीज अगर हमने अचीव कर लिया तो क्या होगा, एपोकलिप्टिक हो जाएगा? नहीं, तो भी हम कोशिश करेंगे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से रिमूव करें। जैसे डायरेक्ट एयर कैप्चर है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम डायरेक्ट एयर कैप्चर है, ठीक है, बायो एनर्जी, कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन है। ये कुछ टेक्निक्स है जिससे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से कम कर सकते हैं। लेकिन
इनमें सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम है, फीजिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स। इनको हमने बहुत छोटे लेवल पे प्रैक्टिस किया है, पूरे प्लैनेट के लेवल पे जब हम इसे प्रैक्टिस करेंगे तो कितना फीजिबल होगा, कितना सस्टेनेबल होगा, वी डोंट नो अबाउट दैट। और उसकी वजह से क्या एडिशनल रिस्क ऐड होंगे, वी डोंट नो अबाउट दैट। सो इवन दो देर आर opportunities that exist there is some hope even if we reach 1.5 degrees Celsius, but still we don't know because feasibility and sustainability concerns remain, और हमने इसे pan अर्थ के लेवल पर नहीं विटनेस किया है कि क्या इफेक्ट्स होंगे और हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या कॉस्ट्स होंगी, इकोनॉमिकली वाइबल है कि नहीं है, एंड ऑल ऑफ दैट। वे अहेड क्या है, ऑब्वियसली रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट्स करो एंड फॉसिल फ्यूल्स को बिल्कुल ही ख़त्म करो, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाओ, रिस्टोर फॉरेस्ट, डिग्रेडेड नेचुरल लैंडस्केप्स बिकॉज दे हेल्प इन कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन। एग्रीकल्चर को रीथिंक करो बिकॉज एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक दे कॉन्ट्रीब्यूट टू मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड विच आर सेकेंड एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, उसके बाद और मेथड्स हैं जैसे डायरेक्ट एयर कैप्चर, इनको और ज़्यादा डेवलप करो ताकि फीजिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स ना रहे। और अब के बाद जो भी फोकस होना चाहिए डेवलपमेंट में वो क्लाइमेट रिजिलिएंट होनी चाहिए कि अगर क्लाइमेट चेंज हो भी जाए तो उस डेवलपमेंट को कोई फ़र्क ना पड़े। And do take into consideration indigenous knowledge. So these are some of the important takeaways from the IPCC synthesis report which was recently released, and है वो कुछ नहीं, जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं वही है, जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये है क्या, दिस इज़ द एंड ऑफ द 6th असेसमेंट साइकिल, और 7th जो असेसमेंट साइकिल है उसकी रिपोर्ट इज़ नॉट कमिंग अंटिल 2030। तो जो हमारा चांस है टू हाफ द इमिशंस बाय 2030, अगर हम टेम्परेचर राइज को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना चाहते हैं, वो हमें इन्हीं की फाइंडिंग्स को मद्देनज़र रखते हुए अचीव करना है, राइट। सो दैट वाज रिगार्डिंग योर IPCC सिंथेसिस रिपोर्ट। अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए। एंड जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ कि हमारे फुल लेंथ टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रीलिम्स देना चाहते हो, सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हो, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट आर द क्लोजेस्ट यू कैन गेट टू अटेम्प्टिंग द एग्जाम। क्योंकि हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी आ जाएगा, ज्योग्राफी के बाद एनवायरनमेंट आ जाएगा, और एक एक क्वेश्चन होता है। जिससे हम सेक्शनल टेस्ट देते हैं कि पूरा ही टेस्ट हमने एनवायरनमेंट का दे दिया, वैसा नहीं होता है, तो थॉट प्रोसेस बहुत तेज़ हो जाता है। तो इनको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते तो PYQs जो है पेपर सॉल्व करिए पुराने, और 2 घंटे में करिए, और 9:30 से 11:30 के बीच में कीजिए एवरी डे, सो दैट उस दौरान आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, जो कि पेपर के दौरान भी 9:30 से 11:30 दिस इज़ द रिक्वायरमेंट। एंड हमारे जो फुल लेंथ टेस्ट है 9 है विच इज़ मोर देन सफिशिएंट, एंड दिस इज़ प्राइस्ड एट 1599। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप 1800890303 पे कॉल कर सकते हैं, एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड फाइनली अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो आप हमारा सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट को लेस देन 40 आवर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड दीज आर बिगर सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट। जो छोटे सब्जेक्ट है IR, वो तो हार्डली 15 से 20 घंटे में वाइंड अप हो जाएंगे, ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस आते हैं। हर एक सब्जेक्ट का कुछ ऐसा पोर्शन होता है स्टैटिक, जिसको हम कहते हैं, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है तो प्लीज़ ये सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्स लीजिए। 2000 का है, मिशन UPSC कोड लगा के 1600 का रह जाएगा, एंड 1600 इज़ नथिंग। आप एक बार आउटिंग करते हो 1600 रुपये खर्च कर देते हो, सो इट्स नथिंग। और इस क्रैश में ना, आपको सब्जेक्ट वाइज क्रैश में आपको मिलता क्या क्या है, कंटेंट वीडियोस, PDFs एंड MCQs टू प्रैक्टिस whatever you have read or studied in the content videos and PDFs। अगर आप सारे वीडियोस नहीं भी देखना चाहते तो PDFs ही देख लीजिए। So this is not a big price to pay। मैं सिर्फ आपको इतना चाहती हूँ कि आप अभी 60 दिन के आसपास पढ़े हैं, एंड अगर आप कंसिस्टेंटली तैयारी करते आए तो एक सब्जेक्ट shouldn't bring you down। वो हिस्ट्री भी हो सकता है, वो कल्चर भी हो सकता है, ठीक है, वो पॉलिटी का करंट हो सकता है जिसको इग्नोर कर दिया जाता है, वो इकोनॉमी का स्टैटिक हो सकता है, वो IR हो सकता है जो आप प्रीलिम्स के लिए कंसिडर भी नहीं करते। सो इट कुड बी एनी सब्जेक्ट, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही।